हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की जो बुक 1 है उसका चैप्टर 5 आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया। इसका ऑलरेडी एक चैप्टर हो चुका है। जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखा है वो पहले उस चैप्टर को देख ले, तो उस पार्ट को देख लें। मेरा कहने का मतलब है कि इसका ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका है। जिन्होंने वो नहीं देखा है वो पहले उस पार्ट को देख ले, तभी आपको समझ आएगा। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस करा था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में कि उनकी कंडीशन कैसी है, किस तरीके का रूल रहा है वहां पे। और आज हम लोग इंडिया के कुछ और देशों का जो स्टेटस रहा है इंडिपेंडेंस के बाद वो चेक करेंगे कि वो वहां पे किस तरीके की गवर्नमेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेपाल से। नेपाल आपको पता है ये इंडिया का कितना अच्छा दोस्त है। इतना अच्छा दोस्त है कि वहां पे वीजा नहीं चाहिए जाने का, तो पेपरों के बाद घूम के आ सकते हो तुम लोग। तो नेपाल एक ऐसा नेपाल ना बहुत समय तक हिंदू नेशन था। ठीक है, मतलब ये एक हिंदू देश था, खुद को ये हिंदू देश कहलाता था। ओके, और यहाँ पे मोनार्की था। पहले तो मोनार्की था, आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कुछ टाइम के बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट कर लिया गया था, क्योंकि जैसे बाकी देश आजाद हो रहे थे तो वहां पे डेमोक्रेसी आ रहा था। सेम चीज वहां नेपाल के लोग भी मांग कर रहे थे कि हमें राजा के अंडर नहीं रहना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो एक टाइम पे जो राजा था 1990 में जो राजा था उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, यहाँ तक कि उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर ली थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था। मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, तो 1990 में उसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो माओइस्ट थे उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया था नेपाल में। माओइस्ट का स्पेलिंग मिस्टेक, माओइस्ट माओइस्ट जो थे उनका इन्फ्लुएंस नेपाल में काफी ज्यादा बढ़ गया था, और वो और चीजों की मांग कर रहे थे। तो राजा जो था, राजा एक तरफ हो गए माओइस्ट, एक तरफ हो गई किंग की आर्मी। इन दोनों में आपस में वॉर जैसा, सिविल वॉर जैसा स्टार्ट हो गया था, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया था। और फिर दूसरी तरफ से जुड़ गए थे वो लोग जो कंप्लीटली डेमोक्रेसी चाहते थे। तो ये ट्रायंगुलर झगड़ा हो गया था, मतलब एक ट्रायंगुलर वॉर जैसा हो गया था। मतलब तीनों तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, एक तरफ माओइस्ट थे, एक तरफ किंग की आर्मी थी, और एक तरफ वो लोग थे जो डेमोक्रेसी की मांग करते थे। फिर गुस्से में आके राजा ने 2002 में जो पार्लियामेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं मानता, तुम लोग ज्यादा मुझे परेशान कर रहे हो, मैं नहीं मानूंगा इसको। ठीक है, मैं नहीं खेल रहा। तो ये चीज हो गई थी 2002 में, उसने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी थी। लेकिन काफी ज्यादा मांगों के बाद, काफी उसके बाद तो काफी ज्यादा मूवमेंट्स चले, काफी ज्यादा लोगों की मांगे बढ़ गई थी, लोग सड़कों पे उतर आए थे। तो आखिर में 2006 में पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई। 2006 में पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहां पर बिठाया गया, और आज के समय में नेपाल के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना वो डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहा है। ये नेपाल के बारे में है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट देश जो है श्रीलंका। मैं आपको दोबारा याद दिला दे रही हूँ कि आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिए, वो आपको एग्जाम टाइम में काम आते हैं। क्योंकि पता है किसी और का लैंग्वेज लिखा हुआ ना, वो उतना पल्ले नहीं पड़ेगा जितना आपने अपने हाथ से अपने लैंग्वेज में लिखा होगा, वो ज्यादा जल्दी दिमाग में जाता है। तो श्रीलंका जो है, ये ईयर याद कर लो, 1948 में ये इंडिपेंडेंट हुआ है। इसको इंडिपेंडेंस 1948 में मिला है। अब श्रीलंका का मेन प्रॉब्लम क्या रहा है काफी समय तक, उसका एथनिक डिस्प्यूट। उसके घर के अंदर ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और लड़ने वाले कौन लोग थे, घर के दो सदस्य, एक थे तमिलियंस और एक थे सिन्हालीज। तमिलियंस वो थे जो इंडिया से माइग्रेट कर गए हैं। ठीक है, इंडिया से वो लोग माइग्रेट कर गए हैं, वो तमिलनाडु के थे बट इंडिया से माइग्रेट करके वहां श्रीलंका में रहने लगे। और सिन्हालीज जो है वो वहां के लोकल लोग हैं, नेटिव जो हैं श्रीलंका के, उनको सिन्हालीज कहा जाता है। तो इन दोनों में झगड़ा था। अब बात आती है झगड़ा क्या था।
झगड़े का रीजन क्या था? झगड़ा है तो झगड़े का रीजन भी होगा। तो झगड़े का रीजन ये था कि जो तमिलियंस थे वो कहते थे सिन्हालीज से कि हमें भी राइट्स चाहिए, श्रीलंका में हमें भी कुछ राइट्स चाहिए, हमें भी कुछ हिस्सा चाहिए, क्योंकि जो तमिलियंस थे उनके पास राइट्स नहीं थे। इसकी वजह से वहां पर रहने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। मतलब उनको ज्यादा राइट्स नहीं दिए गए थे, इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे, बहुत कम मात्रा में राइट्स दिए गए थे। इसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था श्रीलंका में। इसकी वजह से वो मांग कर रहे थे कि हमें श्रीलंकन गवर्नमेंट इक्वल राइट्स दे, जितने राइट्स सिन्हालीज के पास है उतने ही राइट तमिलियंस के पास होने चाहिए, ये उनकी मांग थी। लेकिन मांग सुनी नहीं गई। तो जब मांग नहीं सुनी जाती है तो उस टाइम पे बन जाता है एक ग्रुप, और वही बना LTTE। इसको कहा जाता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। ओके, ये तमिलियंस का एक ग्रुप था जो उन्होंने अपनी डिमांड के लिए किया था, मतलब अपने डिमांड्स को पूरी करवाने के लिए किया था। अब प्रॉपर इनकी डिमांड क्या थी? तमिलियंस जो थे, जो LTT थी, उसका डिमांड क्या था? तो वो कहते थे कि श्रीलंका का जो एक रीजन है, एक हिस्सा है, एक एरिया है, उसको एक अलग देश बना दो, सेपरेट कंट्री बना दो। किसके लिए? तमिलियंस के लिए। ठीक है, ये उनकी मांग थी। ठीक है, और दूसरी मांग क्या थी? इक्वल राइट्स, कि भाई तुम जितने राइट्स सिन्हालीज को दे रहे हो सेम राइट मुझे भी चाहिए, मैं भेदभाव नहीं सहूंगा, मुझे भी राइट्स चाहिए। ठीक है, ये दोनों उनकी मांग थी। और जाहिर सी बात है सिन्हालीज क्यों उनको वो राइट देंगे? क्योंकि वो वहां के थे और वो इस चीज को नहीं मान रहे थे। तो जो तमिलियंस थे वो बहुत ज्यादा तेज थे। तमिलियंस ने क्या करा? उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि वो राइट्स की मांग करे। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि वो राइट्स की मांग करे कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो भी उनको राइट्स दे दे। इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि वो श्रीलंकन गवर्नमेंट को मना पाए, लेकिन वो नहीं हो पाया, और इसकी वजह से वहां पे सिविल वॉर जैसा स्टार्ट हो गया था सिन्हालीज और तमिलियंस की वजह से। 1987 में इंडिया को भी पीस कीपिंग फोर्स को भेजना पड़ा था। पीस कीपिंग फोर्स, वो फोर्स जो शांति बनाने के लिए हेल्प करती है, उसको भी भेजना पड़ा था, लेकिन वो फोर्स खुद वहां अटक गई थी। ठीक है, एट लास्ट कुछ निकला नहीं सॉल्यूशन, और सिविल वॉर वैसा का वैसे ही रहा। ठीक है, बट अभी ठीक है, अभी इतना ज्यादा सिविल वॉर नहीं है, अभी इतना लड़ाई झगड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये उनकी स्टोरी थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वो है मालदीव्स। तो मालदीव्स जो है वो 1965 में 1965 तक वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था, मतलब उसको 1965 में आजादी मिली है। उसको 1965 में आजादी मिली है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये बन गया था फिर ये एक राजा के अंदर आ गया था। 1965 के बाद ये एक राजा की सल्तनत बन गई थी। ठीक है, और वो राजा का नाम था मोहम्मद फरीद दीदी। नाम तो तुम्हें याद रहेगा, तो मोहम्मद नहीं, मोहम्मद फरीद दीदी। मोहम्मद फरीद दीदी ये वहां के राजा थे, राजा थी नहीं, राजा थे। ओके, और 1968 में फिर इनसे भी आजादी मिल गई, और वहां पे डेमोक्रेसी लागू हो गई। लोगों ने उनसे भी आजादी मांग ली और वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी, और अभी तक शांति से उनकी डेमोक्रेसी चल रही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट देश पे, वो है भूटान। तो भूटान जो है उसने 2008 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और आज भी ये सही चल रहा है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर आता है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में है। सो ये सारे देशों के बारे में हो गया। अब हम लोग इसको अभी यहीं पे क्लोज कर देते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। थैंक यू।